हमारे साथ हमारे गेस्ट मौजूद हैं डॉक्टर शहबाज, डर्माटोलॉजिस्ट, एस्थेटिक फिजिशियन। उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह का करम। इसके जी सर, बहुत शुक्रिया हमारे टाइम देने के लिए। अच्छा सर, मुझे बताएं कि हल्कों का क्या रीज़न होता है? देर से सोने की वजह से, नींद की कमी की वजह से हल्के होते हैं, या आपके जिस्म में कोई मल्टीविटामिन्स की कमी होती है? अच्छा मिस सिकरा, ऐसा है कि आंखें जो हैं, जैसे फेस एक बहुत आपकी पर्सनैलिटी का बिगर चंक आपका जो है वो फेस और आपका स्कैल्प, आपके हेयर्स जो हैं वो डिपिक्ट करता है। इसी तरह हमारी जो आंखें हैं वो हमारी लुक को और हमारी पर्सनैलिटी को बहुत ज़्यादा वो डिपिक्ट करते हैं। तो आइज़ के अराउंड कोई भी प्रॉब्लम आ जाए तो उसकी वजह से क्या होता है कि उसकी वजह से एक तो हमारी टायर्ड लुक रहती है, दूसरा हमारा जो पर्सनैलिटी है उसका इम्प्रेशन बड़ा बैठ जाता है। तो इसी वजह से जितने भी इंडियन सॉन्ग्स हैं, जो भी हर एक सॉन्ग में आंखों का जिक्र ज़रूर होता है। दिल में जो बात हो आंखों से आया होती है। जी, ज़ाहिर सी बात है कि वो ब्यूटी का एक बड़ा जो चंक है वो आपकी आंखों से शुरू होता है। तो आंखों के गिर्द, जैसे आपने कहा कि हल्के एक बहुत बड़ा जो है वो मसाइल क्रिएट कर देते हैं, उसकी काफ़ी सारी रीज़न्स हैं। जो मोस्ट कॉमन रीज़न्स हैं उसमें एक तो ये है कि जेनेटिक्स में फैमिलीज़ में रन करता है जो हल्के होते हैं। अगर ख़ास तौर पे अगर ऊपर वाला आपका आईलिड भी इन्वॉल्व है और नीचे वाला भी अराउंड आइज़ हैं, तो ये बहुत बड़ी एक रीज़न है कि वो फैमिलीज़ में रन करता है। उसके अलावा कुछ एलर्जीज़ हैं, जैसे साइनोसाइटिस हो गया, छींकें आना, गला ख़राब रहना, उसके साथ ये भी इन्वॉल्व होता है। उसकी वजह से भी आपको हल्के होते हैं अगर आपको छींके और ये सब होता है, साइनस जैसे। हाँ जी, साइनोसाइटिस के साथ साथ आइज़ के अराउंड हल्के भी आ जाते हैं, क्योंकि वो उसके साथ कंजक्टिवाइटिस होता है जिसकी वजह से आंखों से भी पानी निकलता है। तो जब वो खारिश करते हैं तो अल्टीमेटली उसकी वजह से भी हल्के पड़ जाते हैं। दूसरा, हमारी आंखों की चूँकि स्किन जो हमारी आंखों के अराउंड है वो बहुत थिन है, इसके नीचे जो ब्लड वेसल्स हैं अगर वो और ज़्यादा थिन होगी स्किन, तो नीचे जो ब्लड वेसल्स उनमें से जाता हुआ खून जो है वो नजर आता है, जिसकी वजह से कलर की वेसल्स जो होती हैं ना, कैपिलरीज बारीक। हाँ जी, उसकी वजह से क्या होता है, जो शेडोइंग आती है उससे भी एक इम्पैक्ट आता है। ओके, ये इसका आपके हल्कों का ये मेन कॉजेज़ हैं। फिर इसके अलावा लाइफस्टाइल की कुछ चीज़ें हैं जो कि आइज़ के अराउंड पिगमेंटेशन को वो करती हैं इफ़ेक्ट, जिसमें स्लीप डेप्रीवेशन है, कम सोना है। कम सोने से फर्क पड़ता है? जी बिल्कुल, कम सोने से बहुत ज़्यादा आंखों के गिर्द हल्के आ जाते हैं। फिर इसके अलावा स्ट्रेस है और स्मोकिंग है, इनसे भी काफ़ी हद तक आंखों के गिर्द हल्के आते हैं। और अगर हम बात करें कि इसका ट्रीटमेंट क्या है, तो ट्रीटमेंट सबसे पहले, जैसे मैंने बात किया कि जो कहते हैं कि विटामिन ए अगर आप अंडर आइज यूज़ करें उससे बेहतर होता है, लेकिन वो ऊपर यूज़ करने से कुछ नहीं होता, ऑइंटमेंट के तौर पर यूज़ करें तो। जी, आपकी बात ठीक है। आपकी बात को मैं कंटिन्यू करूँगा कि आइज़ के अराउंड सबसे पहले तो जैसे मैंने कहा कि लाइफस्टाइल चेंजेस करनी है, कि हमने अपना जो लाइफस्टाइल है वो बेहतर करना है, खाना पीना बेहतर करना है, नींद हमने प्रॉपर लेनी है। फिर हमने टॉपिकल मेडिकेशंस की तरफ आना है। उसमें जैसे आपने कहा विटामिन ए डेरिवेटिव्स जो हैं वो अंडर आई अप्लाई करते हैं, वो थोड़ी सी ड्राइनेस करते हैं। अच्छा, क्योंकि वो स्किन को ऊपर से उतारेंगे, नीचे से फ्रेश स्किन आती है, उससे बेहतरी तो आती है, लेकिन उसके साथ मल्टीपल कंपाउंड्स और हैं जिनमें लेयर कर देते हैं। जी, जिनमें विटामिन के का बड़ा अच्छा रोल है अराउंड आइज। फिर इसके अलावा कैफीन का बड़ा अच्छा रोल है, फिर विटामिन सी का बड़ा अच्छा रोल है, कोजिक एसिड का बड़ा अच्छा रोल है, और इसके अलावा जो है नियासिनामाइड या इन सारों का एक कॉम्बिनेशन बना के दे देते हैं, वो आइज़ के अराउंड लगाएं तो उससे पिगमेंटेशन ठीक हो जाती है। लेकिन अगर फिर भी ठीक नहीं होती तो फिर हमारे पास एडवांस ट्रीटमेंट्स हैं जिनको लेज़र्स कहा जाता है। लेज़र्स में CO2 लेज़र रिसर्फिंग यूज़ होता है। कार्बन लेज़र जिसे कहते हैं, कार्बन लेज़र वो आता है, उसमें असल में पिको लेज़र में या पिको लेयर में या क्यू स्विच लेज़र में आता है। कार्बन लेज़र भी इसके लिए यूज़ किया जा सकता है, लेकिन असल में पिगमेंटेशन का जो गोल्ड स्टैंडर्ड है वो पिको लेज़र या क्यू स्विच्ड है, तो वो यूज़ किया जा सकता है। उसके अलावा कुछ ब्लीच क्रीम्स होती हैं जिनमें हाइड्रोजन पेरोक्साइड होता है, दे कैन ऑल्सो बी यूज्ड। बाकी अगर बहुत ज़्यादा एक शेडोइंग इफेक्ट आ रहा है तो वहाँ पे हम लोग फिर रिसेंट जो ट्रीटमेंट्स हैं वो यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मेंशन भी है ब्लेफरोप्लास्टी जिसे कहते हैं आप। जी, ब्लेफरोप्लास्टी एडवांस्ड स्टेजेस में होती है, जब यहाँ पे
हलकों के साथ साथ आई बैग्स भी बन जाते हैं। ब्लेफरोप्लास्टी होती है, वो हम फिर आगे डिस्कस करेंगे। अभी जो हम इंजेक्टेबल्स की बात कर रहे हैं उसमें एक चीज़ होती है, उसको कहते हैं PDRN कहते हैं या पॉलीन्यूक्लियोटाइड्स। ये दोनों एक ही ग्रुप हैं, ये न्यूएस्ट ट्रीटमेंट है। ये असल में DNA के फ्रेगमेंट्स होते हैं, इनको यहाँ पे इंजेक्ट कर देते हैं, तो वो भी आपकी स्किन को रिन्यू करते हैं और पिगमेंटेशन जैसे हम PRP में प्लाज्मा इंजेक्ट करते हैं। जी। PRP इज ऑल्सो ट्रीटमेंट मोडेलिटी। PRP या PRGF जो होता है उसको भी इंजेक्ट किया जा सकता है अराउंड आइज, और उसके साथ साथ पॉलीन्यूक्लियोटाइड या PDRN वो भी जो है वो हम ऐड कर सकते हैं। ये हो गया एक हमारा हिस्सा कि हमने आइज़ के अराउंड अगर हमें प्रॉब्लम आता है, उसमें बिगर चंक जो है वो हमारा अराउंड आई हाइपर पिगमेंटेशन है, जिसको डार्क सर्कल्स कहा जाता है। और दूसरा हमारा जो प्रॉब्लम है दैट इज़ पफीनेस अराउंड आइज़, जो बैग्स बन जाते हैं आइज पे। सर मैं आपसे एक बात पूछना चाहूंगी, जब आपने कहा कि जो ये कैपिलरीज या वेन्स आपको शो हो रही होती हैं तो वो एक शेडो सा आ रहा होता है, तो ये जो यहाँ पे अंडर आई जो स्किन होती है, ये पतले होने की रीजन क्या होती है? आप कोई क्रीम्स वगैरह इस तरह से यूज करते हैं कि विद द एज टाइम जो है वो पतली होना शुरू हो जाती है? अच्छा, वो जो पतली हो रही है उसकी 2-3 वजूहात हैं। एक तो सन डैमेज की वजह से पतली हो रही होती है, दूसरा हमारा जो है मैंने जैसे कहा जेनेटिक्स में होता है, तीसरी बात ये कि सन ब्लॉक हम लोग अप्लाई नहीं करते उसकी वजह से, फिर तरह तरह की हम लोग रेमेडीज़ यूज़ करते हैं उसकी वजह से, और सबसे जो कॉमन चीज़ है ना वो हमारा बार बार इस एरिया को रब करना है, बार बार छेड़ना है, जिसकी वजह से यहाँ पे पिगमेंटेशन और थिनिंग ऑफ स्किन आती है। ठीक हो गया, अब आप अपनी बात कंटिन्यू करें। जी, मैं कह रहा था कि हमारा जो दूसरा बिगर चंक है जो कि अराउंड आइज़ आजकल बहुत बड़ा एक मसला है, दैट इज़ पफीनेस अराउंड आइज़, या जिनको जो है आई बैग्स भी कहते हैं। तो आई बैग्स जो हैं वो उनकी काफ़ी सारी वजूहात हैं। अगर यंगर एज में हो रहे हैं तो अलहदा वजूहात हैं, और अगर जो है वो ओल्डर एज में अपीयर हो रहे हैं तो उसके अलहदा वजूहात हैं। जो यंगर पॉपुलेशन में आती है उसकी ज़्यादातर वजूहात ये होती हैं कि उनका सॉल्ट इंटेक ज़्यादा होता है या ग्लूकोज का इंटेक ज़्यादा होता है। इस वजह से भी शुगरी इंटेक से और सॉल्ट इंटेक से, सोडियम रिटेंशन की वजह से यहाँ पे आई बैग्स बनते हैं, जो कि इसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं देता। हमारा जो मेन जो हमारा डाइटरी हैबिट्स हैं वो हमारे ये उसको डार्क सर्कल्स को और पफीनेस अराउंड आइज इसको कवर करते हैं। और उसके अलावा कुछ डिजीज़ होती हैं जिनमें अराउंड आइज जो है वो बैग्स बनना शुरू हो जाते हैं। उसमें सबसे कॉमन जो है हाइपोथायराइड या हाइपरथायराइड है। वो थायराइड की डिजीज़ हम लोग करते हैं, रूल आउट करते हैं। उसके अलावा डायबिटीज, थायराइड जिनको हो रहा होता है विमेंस को, उनके भी हल्के होते हैं। मेरी अम्मी को है थायराइड, तो उनकी शायद इस वजह से जी हाइपोथायराइड के यहाँ पे बड़े विजिबल जो होते हैं वो आपको अराउंड आइज पफीनेस और बैग्स नजर आना शुरू हो जाते हैं। जो एजेड होते हैं, डायबिटिक होते हैं, उनका भी ऐसा उनके भी होता है जी, उनके भी होता है। और जो किडनी पेशेंट्स होते हैं उनमें भी होता है। जो एजेड पीपल होते हैं उनमें ज़्यादा जो वजूहात हैं वो जैसे मैंने बताया, एक तो सन डैमेज की वजह से और एजिंग की वजह से क्या होता है कि उनके जो मसल्स हैं वो लैक्स होना शुरू हो जाते हैं। जब मसल्स लैक्स होते हैं तो यहाँ पे जो हमारे फैट होती है वो असल में प्रोट्रूड करती है। जब वो प्रोट्रूड करती है स्किन के नीचे आती तो उसकी वजह से आई बैग्स बन जाते हैं। ये आई बैग्स जो होते हैं एजेड में हो या यंगर में हो, अगर हम उनकी डाइटरी हैबिट से वो कंट्रोल कर लें तो ठीक है, वरना उसके बाद वही फिर ट्रीटमेंट मोडेलिटी जिसको ब्लेफरोप्लास्टी कहते हैं उसकी तरफ जाना पड़ता है। उसमें क्या प्रोसीजर होता है, वो किस तरह से आप इंजेक्ट करते हैं सब? ब्लेफरोप्लास्टी जो होता है मिस इकरा, उसमें असल में एक कट दिया जाता है स्किन में। कट दे के जो एक्सेसिव स्किन होती है उसको निकाल लिया जाता है, और उसके नीचे जो एक्सेसिव फैट होती है उसको भी निकाल दिया जाता है, और फिर स्किन को अप्रोक्सीमेट कर दिया जाता है। ये प्लास्टिक सर्जन प्रोसीजर है, ये तो नहीं, ये इतना भी पेनफुल नहीं है जितना आपने बना दिया है। ये एक्चुअली इसमें कोई बेहोशी दरकार नहीं होती, इसमें सिर्फ लोकल एनेस्थीसिया देते हैं उसके बाद। और ये आए जो कूलोप्लास्टिक सर्जन्स होते हैं, जो आई सर्जन्स हो गए या प्लास्टिक सर्जन्स हो गए, ये डर्माटोलॉजिस्ट हो गए, ये उनकी रूटीन की सर्जरी है, तो इतना कोई बड़ा नहीं है मसला। लेकिन इसमें जो है वो थोड़ा बहुत करेक्शन रिक्वायर्ड होती है, क्योंकि बाज़ औक़ात हम जब किसी नए बंदे से सर्जरी करवाते हैं तो वो क्या करता है कि वो आपका आई लिड को
सही तरह से अप्रोक्सीमेशन नहीं करता तो उसके बाद आईलिड ऐसे बाहर को आ जाता है या अंदर ऐसे रोटेट कर जाता है। मैं यहाँ पे यही मेंशन एक्ट्रोपियन कहते हैं। मैं यही मेंशन करने ही वाली थी कि आप ट्रीटमेंट तो सुन लेते हैं कि किसी ने ये ट्रीटमेंट करवाया है या उनकी आइज़ का जो कलर है वो किस तरह से वट जिस तरह से चीज़ें चेंज हुई है, लेकिन आप प्रॉपर एक डर्माटोलॉजिस्ट के पास, जो भी फिजिशियन है उनके पास जाएँ, जो इस तरह से आपको पता है जैसे भी बैठे हुए हैं लोग, वो बैठ कर सर्जरी करना शुरू कर देते हैं सिर्फ प्रैक्टिस करने के बाद। तो ये जैसे कि आपने बताया उसके साइड इफ़ेक्ट्स जो है ना वो इस तरह से होता है कि वो दोबारा से रीट्रीट करना उनको मुश्किल हो जाता है। जी बहुत मुश्किल होता है। फिर वहाँ पे जो है प्लास्टिक सर्जन जो हैं वहाँ पे दोबारा वो सर्जरी करके मज़ीद कोई स्किन का पैच वगैरह लगाते हैं। तो पहले किसी अच्छे डॉक्टर के पास चले जाएँ, इधर उधर जाने से बेहतर है। जी। तो ये सर्जरी जो है ब्लेफरोप्लास्टी, ये कितनी देर तक स्टे करती है? उसके बाद क्या क्या चीज़ें जो हैं इसकी प्रिकॉशंस रखनी पड़ती हैं? देखिए ये जो फेस की जो सर्जरीज़ हैं जो कि फेशियल इसके लिए ब्यूटिफिकेशन के लिए यूज़ होती हैं, इनके जब स्किन ढलक जाती है, एक्सेस स्किन को निकाल देते हैं, तो ये तो लास्ट करती हैं अराउंड 10 ईयर्स 15 ईयर्स, जितना आप उसको मेंटेन लॉन्ग टर्म प्रोसीजर। जी ये जो ब्लेफरोप्लास्टी इसी तरह ये भी ऑलमोस्ट 10 to 20 ईयर्स तक भी वो परसिस्ट कर जाती है, अनटिल अनलेस आपकी बहुत ज़्यादा सैगीनेस ना हो जाए या आपका बहुत ज़्यादा सन डैमेज ना हो जाए, वगरना ये बड़ी अच्छी जो है वो एक अपॉर्चुनिटी है कि आप एक्सेस स्किन को और एक्सेस फैट को रिमूव कर देते हैं। ठीक हो गया। अच्छा मुझे बताएं कि डाइट में क्या चीज़ें ऐसी हमें रिक्वायर होती हैं जिसकी वजह से हमारे जो हल्के हैं या स्किन जो है वो उस तरह से रिफ़्रेश रह सके? देखिए सबसे पहले तो अच्छी डाइट कोई भी होगी वो आपकी फुल बॉडी पे इम्पैक्ट करेगी। इसे कहते हैं हीलिंग विद इन योर इनसाइड। जैसे आप खाते हैं वैसे ही नज़र आते हैं, ये हम कह सकते हैं, एक मिथ है। तो उसमें ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स बड़ी इंपॉर्टेंट हैं चूँकि उनमें आपके सारे वाइटामिन्स मौजूद हैं। फिर इसके अलावा जो है अगर आपको HB की कमी है, खून की कमी है, तो उसके लिए फिर आपको मीट और जो कलेजी वगैरह है उस तरफ शिफ्ट होना पड़ता है। फिर इसके अलावा दूध का इस्तेमाल, जो इसके अलावा जो है बैड हैबिट्स हैं उनसे अवॉइड करना, जैसे स्मोकिंग हो गया या लेट नाइट तक जागना, एक्सेसिव स्क्रीन टाइम, ये सारी चीज़ों से फिर अवॉइड करना पड़ता है। ठीक है। मुझे बताएं कि हम जो ये क्रीम्स आई हुई हैं मार्केट में, जो अंडर आइज क्रीम्स हम यूज़ करते हैं या मॉइस्चराइज़र हम कहते हैं स्पेशली यूज़ करते हैं उसको पफीनेस को दूर करने के लिए, काम वाकई करती हैं? जी बिल्कुल ये करती हैं। ये कैफ़ीन वगैरह जो हैं ये पफीनेस के लिए बड़ी अच्छी हैं। ये फॉर द टाइम बीइंग ये आपका जो होता है पफीनेस उसको कम कर देती हैं। इनका जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो 24 आवर्स के लिए होता है। जब हम इनको अप्लाई करते हैं तो पफीनेस हमारी आइज़ के अराउंड वो ख़त्म हो जाती है 24 आवर्स के लिए, लेकिन वो कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। बहुत ब्रांड्स की हैं, ला रोश पोसे जो है उसकी है, फिर इसके अलावा ऑर्डिनरी की हैं, फिर इसके अलावा जो है कई और ब्रांड्स हैं जिनकी वो मार्केट में अवेलेबल हैं। दे आर इफेक्टिव, जिनसिंग है, मुराद है, डिफरेंट है, तो उनसे जो है वो 24 आवर्स के लिए उनसे बड़ा अच्छा इम्पैक्ट आता है। वो आइज़ के अराउंड जो ये पफीनेस है या थोड़ी सी जो स्वेलिंग है ये कम हो जाती है उनसे। अच्छा, आप जब हम सुबह उठते हैं हल्की सी पफीनेस होती है, उसकी मेजर रीज़न क्या होती है? जिनके डार्क सर्कल्स नहीं भी होते हैं, अगर मैं सुबह उठती हूँ तो मेरी लाइटली होती है पफीनेस। जी वही, एक तो मैंने कहा कि डाइटरी हैबिट्स बहुत ज़रूरी हैं कि आप अपना सॉल्ट का इंटेक कम करें, और दूसरा जो शुगर्स हैं उनको कट डाउन करें। फिर उसके बाद नींद का पूरा करना बड़ा ज़रूरी है। अच्छा, ठंडे पानी से जब हम मुंह धोते हैं, फुल ठंडे पानी से, जब मैं सुबह आती हूँ तो मैं ठंडे पानी से ना मुंह वॉश करके आती हूँ, तो उससे बहुत फ़र्क पड़ता है। इससे कुछ जी होता है? इसी वजह से ये जो एक बहुत अच्छी ट्रीटमेंट मोडेलिटी है कि जो आइस क्यूब्स होते हैं या आइस पैक्स होते हैं, उनको जब आप आइस के अराउंड रखते हैं तो उससे क्या होता है, उससे तो जेल मास्क भी है ना ठंडे वाले। जी जेल मास्क भी रख सकते हैं। उनको जब हम आइज़ के अराउंड अप्लाई करते हैं तो उनसे क्या होता है कि हमारी जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो कंस्ट्रिक्ट करती हैं। जब वो कंस्ट्रिक्ट करती हैं तो उसकी वजह से हमारे आइज़ की जो स्किन है वो थोड़ी सी वाइटनेस उसमें आती है और उसमें फ्रेशनेस आती है। इसी तरह जो स्वेलिंग होती है वो भी उससे कम हो जाती है। मतलब ये ठंडा पानी जो है हम यूज़ कर सकते हैं, ठंडा पानी यूज़ करते हैं, आइस क्यूब्स यूज़ कर सकते हैं, इस तरह की वो चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, मुझे बताएं कि ये जो ट्रीटमेंट हम करवाते हैं, जो ट्रीटमेंट अफोर्ड नहीं कर सकते हैं उससे पहले, तो कोई ऐसी रेमेडी या फिर कुछ ऐसी कोई क्रीम, जैसे आपने पहले भी बताया कि हाइड्रोक्साइड शायद आप कह रहे थे, हाइड्रोजन पेरोक्साइड, तो कुछ ऐसा है जो हम घर बैठकर यूज़ कर सकते हैं?
जी, उसमें अगर आपके थोड़े बहुत कोई इश्यूज़ हैं, जैसे फाइन लाइंस हैं या जो है पिगमेंटेशन है अराउंड आइज़, उसके लिए जैसे आपने बात की थी कि विटामिन ए डेरिवेटिव्स जिसको रेटिनोल या रेटिनॉइड्स कहते हैं, सबसे पहले तो वो हफ्ते में 1-2 दफ़ा अप्लाई करना है। फिर उसके अलावा विटामिन सी कंटेनिंग क्रीम्स होती हैं, वो बहुत इजीली मार्केट से जी, विटामिन सी तो आप बहुत ज़्यादा, तो विटामिन सी को रूटीन एक बनाया जा सकता है, ठीक है। और उसके अलावा विटामिन सी के अलावा हाइड्रोक्विनोन बेस्ड क्रीम्स आती हैं। 2% हाइड्रोक्विनोन से शुरू करना चाहिए और उनको थोड़ा बहुत जो है वो पहले आप उसको ग्रेजुअली इंक्रीज़ करेंगे, पहले हफ्ते में 2 दफ़ा 3 दफ़ा करेंगे, फिर बेशक डेली पे उसको ले जाएं। तो वो जो है सिर्फ नाइट टाइम उसकी एप्लीकेशन होती है और वो पिगमेंटेशन के लिए आइडियल चॉइस है, गोल्ड स्टैंडर्ड है। तो वो आप अप्लाई कर सकते हैं फॉर योर पिगमेंटेशन अराउंड योर आइज। अच्छा, हाइड्रोक्विनोन जो आपने बोला है वो डायरेक्टली हम अप्लाई नहीं कर सकते, वो किसी चीज़ में मिक्स करके हमें अप्लाई करना होता है? जी, दोनों तरह किया जा सकता है, उसकी स्ट्रेंथ पे डिपेंड करता है। अगर आप 4% लगा रहे हैं, 4% डायरेक्ट भी लगाया जा सकता है इवन के, लेकिन उसका जैसे आपने बात की, अगर आपकी स्किन ज़्यादा सेंसिटिव है तो आप या तो उसको किसी मॉइस्चराइज़र में डाइल्यूट करेंगे या फिर आप उसको किसी स्टेरॉइड में डाइल्यूट करेंगे। अच्छा, एक क्रीम भी आती है हाइड्रोक्विनोन की, मतलब इतनी महंगी नहीं आती है, 150 के करीब शायद करके आती है, लेकिन वो लोग तो वाइटनिंग क्रीमों में मिक्स करके लगाते हैं और वो तो स्किन का बेड़ा गर्क कर देती है। जी, उनकी इसी वजह से फिर उनके चेहरे चमक रहे होते हैं, रेड वाला। जी जी, और फिर जब रेडनेस खत्म होती है वो काला हो जाता है, दाने नहीं जान छोड़ते, चूल्हे के पास जाने के खड़े होने के काबिल नहीं होते, धूप में खड़े होने के काबिल नहीं, रेड ही रेड होता है उनका चेहरा सारा। तो ये हाइड्रोक्विनोन जो है वो एक्सेसिव यूज की वजह से या फिर वाइटनिंग क्रीम्स नो, हाइड्रोक्विनोन का साइड इफेक्ट है कि वो बहुत ज्यादा जो है रेडनेस करता है। अच्छा, ये इसका साइड इफेक्ट है? हाँ जी, हाइड्रोक्विनोन जो है वो कॉन्टैक्ट डर्माटाइटिस करता है, जब आप उसको लगाते हैं स्किन की स्वेलिंग करता है। अच्छा। तो इसी वजह से ना तो आपने उसको लगा के चूल्हे के पास जाना है, ना उसको लगा के धूप में जाना है, और उसको जब आपने अप्लाई करना है तो या तो किसी मॉइस्चराइज़र में, किसी माइल्ड से स्टेरॉइड में लगा के अप्लाई करना है, और उसकी फ्रीक्वेंसी जैसे मैंने कहा कि आपने ग्रेजुअली इंक्रीज़ करनी है, और फिर जब रिजल्ट्स आना शुरू हो जाए फिर आपने ग्रेजुअली टेपर करनी है, फिर उसको मेंटेन करना है, और बीच में आपने उसके इंटरवल्स भी ड्रग फ्री इंटरवल्स भी देने होते हैं, 1 महीना 2 महीना उसका यूजेज छोड़ना भी होता है। मिसाल के तौर पे आपने 2 महीने यूज़ किया, ठीक है, हाइड्रोक्विनोन यूज़ किया, तो उससे क्या हुआ, उसके आपकी पिगमेंटेशन जो है, वेदर इट इज़ अराउंड आइज और ओवर योर स्किन, छाइयाँ हैं या अराउंड आइज पिगमेंटेशन है, जब हम हाइड्रोक्विनोन यूज़ किया उससे ठीक होना शुरू हो गया। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे कि हम हाइड्रोक्विनोन को आहिस्ता आहिस्ता कम करेंगे, कम करते करते हम हफ्ते में 1 दफ़ा या 2 दफ़ा पे ले आएंगे। फिर उसके बाद हमने उसको कोई महीने या 2 महीने के लिए छोड़ना है, फिर हम उसको स्विच ओवर करेंगे या तो कोजिक एसिड पे या अल्फा ऑर्बिटिन पे या विटामिन सी पे या नियासिनामाइड पे। फिर वो 2-3 महीने हम लोग वो चीज़ें यूज़ करेंगे। अगर हमें उनसे थोड़ा बहुत फिर पिगमेंटेशन का इशू होता है, फिर हम हाइड्रोक्विनोन यूज़ करेंगे। हम हाइड्रोक्विनोन का लॉन्ग टर्म भी यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि एक तो वो पिगमेंटेशन को ठीक भी करता है, दूसरा पिगमेंटेशन कॉज भी करता है। तो अगर लॉन्ग टर्म यूज़ करेंगे, क्योंकि आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा सेंसिटिव वो कर देता है, और पहले ही हमारी स्किन जो है वो लेयर इतनी यूज़ करते नहीं है हम सन ब्लॉक, तो वो एक थिन लेयर जो है ना हमारी ऑलरेडी जनरेट हो चुकी होती है। अच्छा, मुझे बताएं कि आप जब भी क्रीम्स वगैरह यूज़ कर रहे होते हैं तो उसके साइड इफेक्ट्स तो ऑब्वियसली रहते हैं, लेकिन आजकल हम मेडिकेटेड क्रीम्स की तरफ आ गए हुए हैं। अब हमें थोड़ा सा है कि मेडिकेटेड क्रीम्स है, अब मेडिकेटेड क्रीम्स में जो आ जाती हैं, मिक्सटिफ लगा लीजिए, एवेंटॉन सी है और बायो वाइट है, इनमें क्या है? अब इस तरह से डिफरेंट ना मेडिकेटेड के नाम पर हम चीज़ें बेच रहे हैं। देखें, जो आपने क्रीम्स के नेम लिए, बहुत वेल रिनाउंड ये ब्रांड्स हैं और इनके इफ़ेक्ट्स जो हैं एस्टेब्लिश्ड हैं, लेकिन इनका भी यूजेज जो है वो प्रोलॉन्ग हम नहीं कर सकते, इनका भी नहीं कर सकते, चूँकि इसके साथ भी जो होते हैं, जितने भी ये वाइटनिंग एजेंट्स होते हैं, विद द पैसेज ऑफ टाइम एक तो इनकी जो एफिकेसी होती है वो कम होना शुरू हो जाती है, दूसरा डिफरेंट सीजन्स में डिफरेंट इफेक्ट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल आजकल का जो सीज़न है जो चिप वाला है, जी। इसमें आप कोई भी सीरम लगाएंगे, कोई भी वाइटनिंग क्रीम लगाएंगे और आप वो लगा के घंटे 1.5 घंटे के लिए आप पसीने वाली जगह पे चले गए, एसी से बाहर गए हैं, तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद आपको डेफिनेटली एक्नीफॉर्म इरप्शन आएगी, सारे चेहरे पे, गर्दन पे बम्प्स होना शुरू हो जाएंगे, बम्प्स भी होना शुरू हो जाएंगे, और उसके अलावा पीप वाले दाने भी निकलना शुरू हो जाएंगे। तो इस वजह से आपकी ट्रीटमेंट को कैसे टेलर करना है, दैट योर डर्माटोलॉजिस्ट नोज बेटर। और उसके अलावा हम खुद से यूज़ ना करें, कुछ भी खुद से अगर हम लोग यूज़ करें तो उसके लिए हमारे पास आगे बड़े इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे इन्फ्लुएंसर्स बड़े डॉक्टर्स हैं जो कि जो है घरेलू रेमेडीज़ और सारा कुछ बताते हैं।
तो वो यूज़ कर करके अगर तो वो सूट करें तो सारी ज़िंदगी चलते रहते हैं, अगर ना सूट करें तो फिर बंदा जो है सारी ज़िंदगी मुंह छुपाता रहता है। वो एक्चुअली ऐसे है कि जो हमें वो चीज़ें बता रहे होते हैं ना, वो सिर्फ फर्स्ट यूज़ के लिए, उसके बाद का जो है वो उनका कोई अमल दखल नहीं है, फिर हम आपके पास ही आएंगे। जी बिल्कुल, वो असल में ऐसा है कि इधर से सुना उधर से सुना, जो या उन्होंने बुक्स में पढ़ा तो वो आपको उसके मुताबिक गाइड कर सकते हैं, लेकिन उनके पास कोई जो है प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं है। जैसे हम लोगों ने रोज़ाना 100+ पेशेंट्स देखने हैं, तो हमारा एक्सपीरियंस होता है कि इसको किस जो है मेडिकेशन से कौन सा इफ़ेक्ट आया है या कौन से टोटके ने इस बंदे को ख़राब किया है। तो वो जो रेमेडीज़ होती हैं, होम रेमेडीज़, जैसे मैंने कहा अगर वो चलें तो सारी ज़िंदगी चलें, अगर वो ख़राब करने पे आए तो महीने बाद ख़राब कर दें। अभी तक कौन सा ऐसा केस आया जो आपको लगा ये वर्स्ट है और ये क्या यूज़ कर लिया इसने? वर्स्ट तो बहुत सारे आते हैं, ये ख़ासतौर पे ये जो मिक्स क्रीम्स वाले हैं, ये अपने फेस ये अभी भी चल रही है, मिक्स क्रीम यूज़ कर रहे हैं अभी जी भी जी जी, ये और ये सॉरी टू से, लेकिन हमारे जितने इन्फ्लुएंसर्स हैं या जो सो कॉल्ड डर्माटोलॉजिस्ट बने हुए हैं, आजकल आपको पता है कि डॉक्टर नेम के साथ लिखने से कोई आपसे पूछता तो है नहीं, हर किसी ने डॉक्टर लिखा हुआ है। तो वो डॉक्टर साहब अपने नाम के साथ लिखे फेसबुक पे या यूट्यूब पे अपना चैनल बना लेते हैं और उधर मशवरे देना शुरू कर देते हैं। तो उसमें वो पोटेंट स्टेरॉइड्स लगवाए जा रहे हैं जो कि फेस के लिए बहुत ज़्यादा जो है ना वो डेंजरस हैं। उसके अलावा यही जो हाइड्रोक्विनोन है ये हर कोई बताता है। फिर उसके अलावा जो है कोजिक एसिड बता देते हैं, सैलिसिलिक एसिड बता देते हैं, ग्लाइकोलिक एसिड बता देते हैं। तो उनका यूजेज तो वो बता देते हैं, लेकिन उनके जो आफ्टर इफेक्ट्स आते हैं उनके बारे में मैंने कहा नहीं बताएंगे, वो हाँ आप हमें बताएंगे। तो वो जो है उसका लॉन्ग टर्म कैसे यूज़ करना है, उसको आपने कब जो है स्विच करना है, वो सारी चीज़ें जो है आपको एक डर्माटोलॉजिस्ट के पास जाके पता चलेंगी। बिल्कुल इस तरह से है कि जो सारी चीज़ें हैं आपको डर्माटोलॉजिस्ट ही है वो बेहतर बता सकते हैं। आपको जो भी इन्फ्लुएंसर्स बैठे हुए हैं इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे, काइंडली उनको फोकस ना कीजिए। उनको आपकी स्किन टाइप का नहीं पता है, उन्होंने आपके टेस्ट वगैरह नहीं करवाया, उनको नहीं पता कि आप पहले क्या यूज़ कर रहे हैं, तो इसलिए वो आपकी स्किन को उस तरह से ट्रीट नहीं कर सकेंगे। अपनी स्किन का ख्याल रखें आप।